हेलो बच्चों, नमस्ते। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक विलयन के अंदर ये बात करी थी कि विलयन किसे कहते हैं। हमने कहा था कि जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो जो मिश्रण बन के सामने आता है बच्चों, तो उसे हमने विलयन कहा था। विलय सामान्यतः वो पदार्थ होते हैं जिन्हें घोला जाता है, जबकि विलायक वो पदार्थ होते हैं जिनमें पदार्थ को घोलते हैं। जैसे आपने दूध बनाया, मीठा दूध बनाया, तो उसमें दूध के अंदर आप चीनी मिला करके उसको पीने के योग्य बनाते हो। ठीक है बच्चों, तो चीनी जो है वो तो हमारा क्या होता है, विलय होता है, और दूध हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। इसी प्रकार से पानी में यदि चीनी या नमक को मिलाया जाता है तो चीनी या नमक का पानी में जो मिश्रण बनता है वो भी हमारा क्या है, विलयन। उसके बाद हमने बच्चों विलयन के अंदर बात करा था कि विलयन जो है ये द्विअंगी होते हैं, त्रिअंगी होते हैं या चतुअंगी होते हैं। तो हमने इस तरह बात करी थी बच्चों। इस चैप्टर के अंदर हम लोग केवल द्विअंगी विलयन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन की बच्चों यहाँ पर बात की जाती है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एक विलय हो और एक ही विलायक होता है, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट आर प्रेजेंट, देन द सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमने जो सॉल्यूशन बना उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करी थी कि कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, कि भाई वेट बाय वेट परसेंट में निकालें, या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में निकालें, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में निकालें। आप लोगों ने बच्चों 11th के चैप्टर में मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये सब पढ़े हुए हैं हम लोगों ने वहाँ पे। तो वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं जो कि हमारे सिलेबस में प्रेजेंटली नहीं है। ठीक है बच्चों। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं विलेयता या सोल्युबिलिटी की। तो सोल्युबिलिटी किसे कहते हैं कि जब आप किसी विलेय को उसके विलायक में घोलते हो तो कितनी अधिकतम मात्रा में उसको घोल सकते हो। तो वो अधिकतम घुली हुई जो विलेय की मात्रा है उस निश्चित 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उसको कहा जाता है उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन आपको दिख रही होगी बच्चों बोर्ड पे। हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी को, कि किसी ठोस विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक में घुली हुई है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, विलेयता या सोल्युबिलिटी कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो आपके बात समझ में आ गई। और सोल्युबिलिटी जब वहां तक हो जाती है अधिकतम मात्रा की, उस वक्त हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन। हमने 11th में भी पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। आपने एक गिलास पानी का लिया और उस पानी के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी को मिलाया या नमक को मिला दिया, तो उसको जब आप स्पून से शेक करते हो तो वो पानी उसके अंदर, उस पानी के अंदर वो नमक या चीनी घुल जाती है। फिर आप अनदर सेकंड जो स्पून जो है चीनी की वो मिला करके उसको शेक करते हो तो वो भी उसमें घुल जाती है। थर्ड चम्मच जो आपने चीनी या नमक के लिए वो भी आप घोलते हो, इसको स्थिर करते हो तो वो भी मिल जाती है। 4 चम्मच तक भी मिल जाए। लेकिन बच्चों 5वीं चम्मच जब आप मिलाओगे तो उसके अंदर चीनी की या नमक की, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ अमाउंट उस चीनी का या नमक का उसके अंदर रह जाता है। तो उस कंडीशन में हम जाकर के वो चीनी उसमें घुलने से मना कर देगी। तब हम कह सकते हैं कि चीनी का पानी के अंदर या नमक का उस पानी के अंदर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। आपको बात समझ में आ गई। तो हम उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। तो यही हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों, आपको देखेंगे समझेंगे। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में विलेय ठोस की अधिकतम घुली हुई मात्रा को विलेयता कहा जाता है। At a particular temperature, the maximum dissolved solid in 100 gram solvent is known as solubility of that solid or solute. These solution are also known as saturated solution. अब बात बच्चों ये आती है कि इसकी जो हम 2 तरह के सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों यहाँ पे, या तो हम सॉलिड को लिक्विड में घोल करके सॉल्यूशन बनाएं, या हम किसी गैस को लिक्विड में घोल करके सॉल्यूशन बनाएं। तो हम 2 तरह के फैक्टर्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला जो केस आता है हमारे पास में वो क्या है कि हम एक सॉलिड को लिक्विड में घोल करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे कि वो सॉलिड उसके अंदर घुलेगा या नहीं घुलेगा। तो पहला जो फैक्टर है बच्चों हमारे पास में वो क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड, या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो नेचर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम ये जानते हैं कि जैसे चीनी है, या आपने पढ़ा होगा सेम डिजोल्व सेम, हमने 11th में भी इसकी बात करी थी, सेम डिजोल्व सेम, यानी समान समान को घोलता है। अगर हमारा सॉल्यूट आयनिक है या पोलर है, हम यूं कह सकते हैं
अगर ये पोलर है बच्चों तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि नमक एक पोलर सॉल्यूट है, जो कि पानी जो भी एक पोलर है, तो उसके अंदर वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप पानी के अंदर H2O के अंदर नमक को मिलाओगे तो नमक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा या आयोनाइज हो जाएगा, किसमें Na+ और Cl- में आयनाइज हो जाएगा। तो इसने पोल्स बना लिए यहाँ पे, ठीक है, कैटायन और एनायन की फॉर्म में। इसलिए सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों पोलर हैं तो इजीली वो एक दूसरे में घुल जाएंगे या पानी के अंदर वो चीज घुल जाएगी। इसी प्रकार से अगर ये हमारा पहला केस है, दूसरा केस क्या है, अगर सोल्यूट हमारा नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी अगर हमारा नॉन पोलर ही होगा तो ही ये एक दूसरे में घुल पाएंगे। जैसे कि हम बात करें कि आपने कोई ऑयल लिया और इस ऑयल को आपने डीजल के अंदर घोल दिया, तो डीजल भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और ऑयल भी जो है एक प्रकार का लिक्विड है जो भी नॉन पोलर है। हमने इसकी लिस्ट अमाउंट ली है और इसकी मैक्सिमम अमाउंट ली है, इन दोनों को जब मिलाया तो ये दोनों इजीली आपस में घुल जाएंगे। आपने कई बार देखा भी होगा कि आपने सरसों के तेल के अंदर कोई घी को या किसी ऑयल को आपने इसको डिजोल्व किया, वो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं। आप अपने पाम या हथेली पर थोड़ा सा ऑयल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर कोई आप घी वगैरह की कोई छोटी सी बूंद को मिला करके देखिए, आप देखेंगे कि वो इजीली उसके अंदर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, सेम है। सिमिलर होने की वजह से ही वो दोनों इजीली डिजोल्व हो गए। हम इसका दूसरा अपोजिट कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि आपने हथेली में तेल लिया और उस तेल में एक बूंद आपने पानी की मिला दी। पानी कैसा सब्सटेंस है, पोलर, और ऑयल कैसा सब्सटेंस है, नॉन पोलर। क्या ये इजीली डिजोल्व हो पाएंगे? क्या हम देखेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो तेल के अंदर पानी डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है, सेम डिजोल्व सेम। आपको बात समझ में आ गई? तो ये नेचर होने पर ही हमारा सॉल्यूशन बन सकेगा, यदि दोनों की नेचर कैसी हो, सेम हो तो ही। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि सॉलिड को जब हम लिक्विड में घोलते हैं तो सेकंड कौन सा फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करेगा? तो सेकंड फैक्टर बच्चों जो हमारा आता है वो है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चों उसको अफेक्ट करता है। कैसे? जब हम एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो हम ये जानते हैं कि क्या बनेगा, उसका विलियन बनेगा। बच्चों उसका क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। और जब ये विलियन बनेगा तो या तो इसमें एनर्जी लिबरेट होगी या इस सॉल्यूशन के बनने में एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया प्लस माइनस डेल्टा एच। अब इसमें दो केस हैं। यदि डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इफ डेल्टा एच वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इट मींस डेल्टा एच इज पॉजिटिव वैल्यू। और डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू कब होगा? जब इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलने के लिए एनर्जी देनी पड़े। दैट इज प्रोसेस कौन सी हो गई? वो एंडोथर्मिक हो गई, यानी उष्माशोषी हो गई। अब उष्माशोषी प्रोसेस है, उसमें हम सोल्यूट को घोलना चाहते हैं सॉल्वेंट में, तो एनर्जी कंज्यूम होगी वहां पे। तो एनर्जी कंज्यूम होगी मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, यहाँ हम क्या देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे भी हम थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल ले रहे थे कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर आप नमक या चीनी को घोल रहे हो, तो आपने 4 या 5 चम्मच उसमें डाल दी थी, फिर उसने घुलने से मना कर दिया। अगर आपको रेस्ट अमाउंट जो 5th जो स्पून में आपने चम्मच में जो चीनी या नमक लिया था उसको घोलना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे कि अगर उसको घोलना है तो आप उसको थोड़ा सा हीट अप कर दो। थोड़ा सा हीट करने पर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करने से जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से दूर हो जाएंगे और वो जो रेस्ट अमाउंट जो चीनी या नमक का है वो उसमें इजीली घुल जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उस चीनी या नमक की पानी में सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। आपको बात समझ में आ गई वाली? ठीक है। दूसरा जो केस है वो क्या है कि अगर आपका सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट घोल रहे हो, सॉल्यूशन बन रहा है और सॉल्यूशन बनने के साथ ही वहां पर हीट रिलीज हो रही है, उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इन दिस केस डेल्टा एच वैल्यू इज लेस देन 0, यानी डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, यहाँ पर नेगेटिव है। और नेगेटिव होती है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस नाम देते हैं बच्चों इसको, या उष्माक्षेपी प्रोसेस कहते हैं। अब इस केस में हमें ध्यान रखना है, जब अगर हमारा प्रोसेस उष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है, तो हमारी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ही उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपने मान लो कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है, इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक देन टेम्परेचर शुड बी लेसर। टेम्परेचर जब कम होगा, therefore the solubility of that substance will increase।
इसी प्रकार से इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यदि हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहाँ तक हमें दो केस इसके ध्यान रखने हैं जो कि ठोसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके अगले केस की ओर। जब हम ठोस की बजाय हम क्या लेने वाले हैं, गैस को लेने वाले हैं लिक्विड में डिसोल्व करने के लिए। तो अगला हमारा जो लेवल है वो क्या होगा, गैस को लिक्विड में घोला जाए। तो कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे, देखते हैं जरा इसको। ठीक है बच्चों, अब बात आती है हमारे पास में अगले टॉपिक की, जिसमें हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, गैस की तरह में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। हम क्या कहेंगे कि जब अब गैसों की नेचर जो होती है बच्चों अलग अलग होती है, उस नेचर के अलग होने की वजह से ही अलग अलग गैसों की लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी है वो भी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। हम क्या कहेंगे, किसी गैस का ml में वह आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आयतन ही है उसका, 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हुआ हो, तो वह उस गैस का क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml which dissolve in 1 centimeter cube of water is known as absorption coefficient of that gas in a liquid। तो बात समझ में आ गई आपको? गैसों की टेंडेंसी अलग अलग होती है, कोई गैस पोलर होती है, कोई गैस नॉन पोलर होती है, कोई हैवी होती है, कोई लाइट होती है। तो उस नेचर के बिहाव पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। इस वजह से हमने कहा कि गैस का ml में वह आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड में घुला हुआ हो, तो वो उस गैस का उस लिक्विड में क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो आपको बात समझ में आ गई? अब इसमें 4 केस जो है हमारे पास में है जो उसकी सॉल्युबिलिटी को इम्पैक्ट करेंगे। तो पहला जो है हमारे पास बच्चों, गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। अब इसका मतलब क्या है कि जो गैस लिक्विड में घोली जा रही है, हम यहाँ पर लिक्विड जो है वो पानी ले रहे हैं, हम क्या कहें, अगर कोई गैस लिक्विड सॉल्वेंट के साथ में या तो डिसॉल्व हो जाए या उसके साथ में रिएक्ट कर ले तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पा रही या उसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रही तो उसकी सॉल्युबिलिटी की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं बात को? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक गैस ली अमोनिया। अगर हम अमोनिया को पानी में मिलाएं तो पानी में घुल करके बच्चों ये बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर वो जो गैस है पानी के साथ रिएक्ट कर गई और रिएक्ट करने की वजह से उसने एक नया सब्सटेंस बना दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना? या उसके अंदर वो क्या कर दे, रिएक्ट कर जाए उसके साथ में, जैसे तो डिसॉल्व हो गए इसके अंदर, या उसके साथ रिएक्ट कर जाए, दोनों ही केस हैं। तो ये HCl गैस है। जैसे ही HCl गैस को पानी में मिलाया जाएगा बच्चों तो ये आयोनाइज हो जाएगी H+ और Cl- में, इस वजह से वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। तो आपको बात समझ में आ गई? तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के बिहाव पर हमारे पास अलग अलग गैसों की सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, अमोनिया की होगी, उसके बाद किसकी होगी, HCl की होगी, उसके बाद SO2 की होगी, उसके बाद में H2S गैस की होगी, उसके बाद CO2 की हो जाएगी, उसके बाद में C2H2 यानी एसिटिलीन गैस की होगी, उसके बाद में ऑक्सीजन होगी और उसके बाद में कौन सी होगी हमारे पास में, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, पानी में सबसे कम। लेकिन अगर हम ये नीचे बात करें N2, O2 और CO2 की, पानी में तो सॉल्युबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर हम उसको एथेनॉल में घोलें तो वो इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्योंकि इसकी जो पोलर नेचर है वो थोड़ी सी कम होती है पानी की कंपैरिजन में। ठीक है ना? अब बात आती है हमारे पास में दूसरी, विलायक की प्रकृति या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो हमारे पास विलायक है उसकी नेचर अगर पोलर है तो जो गैस आ रही है वो भी पोलर हो तो वो उसके अंदर उसको डिसॉल्व कर लेगी। आपको बात समझ में आ गई? जैसे ही HCl गैस है, इस HCl गैस को हमने, हमारे जो सॉल्वेंट था वो क्या था, पानी में डाला, तो पानी में डालते ये H+ और Cl- में कन्वर्ट होगी, आयोनाइज होगी, और आयोनाइज होने की वजह से HCl गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, HCl लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा वहां पर, तो ये घुल गई उसके अंदर।
ठीक है ना। इसी प्रकार से तीसरा जो फैक्टर है हमारे पास में वो क्या है बच्चों, ताप है या टेम्परेचर है। अब हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, गैस को, और किस में घोला जा रहा है उसको, पानी में या लिक्विड में। तो आपको ध्यान रखना है गैस बोल रहे हैं हम यहाँ पर, तो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होगी उस लिक्विड में वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया गैस के लिए, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो गैस जो सोल्यूबल हो चुकी थी लिक्विड के अंदर पानी में, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या गेन कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी गेन कर लेंगे, और एनर्जी गेन होने से वो उस लिक्विड से सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, उससे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो एलिमिनेट हो जाएंगे यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। ये लाइन हमने 11th क्लास में भी पढ़ी थी। ठीक है, जब हमने पढ़ा था सब्सटेंस के बारे में, मैटर के स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पर भी ये चीज आई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। टेम्परेचर यदि कम रखोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपके लिए जो आपको समझ लायक है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में पानी की जो बोटल्स होती है जिसमें हम पानी को स्टोर कर रखते हैं, केप होती है उसके अंदर, तो सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर कम होने से गैसों का जो सॉल्युबिलिटी है उस पानी में वो बढ़ जाएगी। अगर आप 2-5 दिन के लिए उस केप को एयर टाइट रहने दें और 5 दिन के बाद में जब आप उसके केप को खोलें तो उस पानी में से आपको स्मेल फील होगी, उसमें से कुछ दुर्गंध आ रही होगी। ठीक है ना, तो वो स्मेल कहाँ से आई बच्चों, उस स्मेल का आना किस वजह से है, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेरिक गैसें थी जैसे कि ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, तो ये सब गैसें जो है उस पानी के अंदर क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। इस वजह से उसमें से दुर्गंध आने लगी। क्या वो पानी खराब हो गया है, क्या वो पीने लायक नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पीने के लायक है। यदि हम उस सॉल्युबल गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें, ये टेम्परेचर बढ़ा दें, तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो पानी पहले जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है ये कि सर्दियों के दिनों में पानी के जो स्टोरिंग जो कैंपर्स हैं, बोटल्स हैं, उनमें से दुर्गंध आने का क्या कारण है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर कम होने से गैसों की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इस वजह से दुर्गंध आती है उसके अंदर। ठीक है ना, और उसका क्या हम उसको कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, उस गैस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसका सीधा सा आंसर है टेम्परेचर। If the temperature of water will increase, then the solubility of gases in that liquid or water become decrease। ठीक है ना, तो उससे वो दुर्गंध हट जाएगी। उसके बाद में जो फोर्थ हमारे पास में जो पॉइंट आता है बच्चों, वो है हमारे पास प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर का गैसों की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और प्रेशर के जो अप्लाई करेंगे हम उस गैस के ऊपर तो उसकी सॉल्युबिलिटी को वो कैसे बढ़ाता है। तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का जो रिलेशनशिप है बच्चों, वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने समझाया था, उसका नाम था हेनरी, और हेनरी ने उस सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए जो लॉ दिया उसको कहा गया हेनरीज लॉ। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप ध्यान समझेंगे हेनरी का नियम क्या है। हाँ तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग हेनरी के नियम की या हेनरीज लॉ की। हेनरी का नियम गैसों का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है, रिलेशनशिप को। तो ये क्या कहता है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई स्थिर ताप है आपके पास में, उसमें किसी विलायक के स्थिर आयतन में कोई भी आपने सॉल्वेंट लिया, उसके स्थिर आयतन में जो गैस आप विलय कर रहे हो उसकी मात्रा ले ली आपने m ग्राम, तो उस मात्रा जो है और उसी गैस के द्वारा उस विलायक की सतह पर क्या लगाया जाएगा, एक प्रेशर लगाया जाएगा। तो प्रेशर को हमने P से इंडिकेट कर लिया। ठीक है, तो उसके क्या होती है, ये समानुपाती होती है। हेनरी क्या बोलता है कि अगर आपने कोई गैस को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में घोलने की कोशिश करी तो उस गैस की जो m मात्रा है वो, और उस गैस के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा P, उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो जितना ज्यादा गैस दाब एक्सर्ट करेगी उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये क्या बोलता है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है बच्चों, प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया यहाँ से, तो m इक्वल्स टू K इंटू P। ठीक है, तो m इक्वल्स टू KP। m तो क्या हो गई, गैस की ग्राम में मात्रा, P क्या हो गया, उस गैस के द्वारा लगाया गया दाब यानी प्रेशर, और K क्या चीज है बच्चों, K यहाँ पर है समानुपाती नियतांक है बच्चों, ये समानुपाती नियतांक। इसी को हेनरी ने नाम दे दिया हेनरी नियतांक।
इसी को हम क्या कहते हैं, हेनरी नियतांक, हेनरी कोफिशिएंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू गैसों की नेचर के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो गैसों की नेचर पे डिपेंड करेगा ये हेनरी कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, m = k × p। अगर वो जो गैस है उसमें बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है, तो वहां पर ये m की जगह पर हम उसका मोल फ्रैक्शन लेंगे। तो मान लो कि वो जो गैसों का जो मिक्सचर है उसमें पहली जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, x1 है। तो x1 प्रोपोर्शनल टू, अब उसके द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो भी तो कम लगेगा, तो उसका प्रेशर कितना मान लिया हमने, P1 मान लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, x1 = K1 P1। इसी प्रकार से अगर दूसरी गैस होती तो x2 = K2 P2। तीसरी गैस भी होती तो x3 = K3 P3। इस तरीके से बच्चों हम लोग उसको मोल फ्रैक्शन, जो कि हमारी क्वांटिटी ऑफ गैस है वो, और उनका जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3, इस तरीके से हम उनमें रिलेशनशिप दे सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई? तो ये हमें ध्यान रखना है वहां पर। अगर हम इसको k की वैल्यू निकालें तो k = क्या हो जाएगा बच्चों, k = हो जाएगा m/p, गैस की क्वांटिटी टू रेशियो टू द प्रेशर। तो इस तरह से तो हमको गैस की क्वांटिटी पता हो और जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है वो पता हो, तो इन दोनों का रेशियो हमारा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन में लेके चलें, आइडियल गैस इक्वेशन, अब क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, ठीक है। हम ये कहते हैं वो जो गैस हम डिजोल्व कर रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, m ग्राम। तो हम इसको कहते हैं PV = m, और उस गैस का जो मोलर मास है बच्चों वो हो गया M × RT, ठीक है बच्चों। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो P = स्मॉल m, या हम यूं कह सकते हैं V = स्मॉल m, इस P को इधर लेके आ जाते हैं, P × RT/m। बच्चों ये देखो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई m/p, यानी हेनरी कांस्टेंट। तो V = K × RT/m। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग हेनरी कांस्टेंट या हेनरी नियम को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और हेनरी का जो नियम बच्चों ये बहुत सारी डेली रूटीन की एप्लीकेशंस भी हमारे सामने लेके आता है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है जरा आप समझेंगे इस एप्लीकेशन में। हम इसको यही समझ लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन, ठीक है। पहली एप्लीकेशन क्या है बच्चों, जो गोताखोर होते हैं यानी सी डाइवर्स होते हैं बच्चों, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं, वो हेनरी के नियम के अनुसार ही अपना काम करते हैं। कैसे, मान लीजिए हम लोग यहाँ रहते हैं सी लेवल पर और हम किसी समुद्र में डाइविंग करने चले गए, तो जैसे ही, और हम जानते हैं समुद्र में क्या होता है, पानी भरा हुआ रहता है। यदि वो ह्यूमन बॉडी यहाँ पर है तो उसके ऊपर केवल एक ही प्रेशर काम कर रहा है, और वो प्रेशर कौन सा हुआ बच्चों, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही वो डाइविंग करता हुआ नीचे और थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इसके ऊपर जो है प्रेशर किसका लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, उसके अलावा इतना जो पानी है इस पानी का भी इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और नीचे की ओर गहराई में जाएगा, डेप्थ में जाएगा, तो इसके ऊपर इतने सारे वाटर के वॉल्यूम का, डेंसिटी का क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। अब इस प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ने से गैसों की जो सोल्युबिलिटी है m वो भी तो बढ़ेगी। तो उसकी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड वेन्स हैं, उसके अंदर जो रक्त बह रहा है, ब्लड बह रहा है, उसके अंदर जो दूसरी गैसें हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसें उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगी। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे ही ये सी डाइवर जब बाहर आएगा तो ऊपर की तरफ आने पर क्या होगा कि प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने से उन गैसों की जो ब्लड में जो सोल्युबिलिटी हो गई थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने से वो गैसें बाहर निकलना चाहेंगी। तो बच्चों ये जो नसें हैं उसकी, ह्यूमन की जो डाइवर्स था, इन नसों पर फफूले पड़ जाएंगे या एक तरह के स्पॉट्स, बबल्स बन जाएंगे वहां पर। और बबल्स बनने की जो प्रोसेस है बच्चों, इसको कहा जाता है बैंड। आप ध्यान रखना, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर बैंड कहा जाता है। तो बैंड बन जाएंगे और ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाएगी, तो वो व्यक्ति जो है वो मर भी सकते, ब्लड क्लॉट बन गया वहां पर, वेंस में क्या बन गया, एक तरह का ब्लड क्लॉट बन गया, और ब्लड क्लॉट बनने से वो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ह्यूमन बॉडी की डेथ भी हो सकती है। आपको बात समझ आ गई। तो एक तो ये चीज है। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है बच्चों वो ये है कि जब आप नॉर्मल प्लेन, ये तो हमारा प्लेन है, हम लोग यहाँ रहते हैं, और एक माउंट एवरेस्ट पर आप चले गए, तो जैसे ही आप माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो जब हाइट पे जा रहे हो तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
प्रेशर जब कम होगा तो ऑक्सीजन की क्या होगी, वहां पर कमी हो जाएगी। बात समझेंगे आप लोग। जैसे आप हाइट पे जाएंगे माउंट एवरेस्ट पर, या कहीं भी आप शिमला जा रहे हैं, या आप जम्मू कश्मीर के किसी माउंटेन पे जा रहे हैं, तो इतने हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, गैसों का कम हो जाएगा। गैसों का प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहाँ ह्यूमन बॉडी को सांस लेने में दिक्कत आती है। जब दिक्कत आएगी तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है बच्चों, या जो बीमारी है, इसको कहा जाता है एनोक्सिया। आपको ध्यान रखना है, इस डिजीज को क्या कहा जाता है, एनोक्सिया, जो कि हाई एल्टीट्यूड्स पे, माउंटेन्स पर परफॉर्म होती है। आपको ये बात समझ आ गई बच्चों। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इसके 2 एप्लीकेशन को यहाँ पर पढ़ लिया। अच्छा, एक और तीसरी एप्लीकेशन और है इसकी। तीसरी एप्लीकेशन क्या है, जितनी भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कोका कोला, मिरिंडा वगैरह, तो जितनी भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है लिक्विड में। ठीक है ना बच्चों। तो उसको कहाँ मिलाया जाता है, लिक्विड में। और किसके यूज से मिलाया जाता है उसको, प्रेशर के यूज से। तो प्रेशर अप्लाई करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिजोल्व होती है और उसी का आपको टेस्ट आता है। आपने देखा भी होगा, आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को ताजा ताजा ओपन किया और जब आप उसको पीते हो तो उसमें एक हार्डनेस, एक उसमें एक अलग सा टेस्ट होता है। लेकिन उसी बोतल को आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें, 10-5 मिनट के लिए, तो आप क्या देखेंगे, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपने 5-10 मिनट पहले पी थी। तो उसके टेस्ट कम हो जाने के पीछे रीजन किसका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेक कर जाना, कमी कर जाना। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हेनरी लो की ये 3 एप्लीकेशंस है। हेनरी लो है आपके पास में, आपको केवल इतना याद रखना है, न्यूमेरिकल्स मोस्टली नहीं आते हैं। ठीक है, और अगर आता भी है तो आपको अगर m की वैल्यू दे दी जाए, प्रेशर की वैल्यू दे दी जाए, तो k की वैल्यू आप निकाल सकते हो, या आपको m की वैल्यू दे दी जाए, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाए, तो आप प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग हेनरी लॉ को अप्लाई करते हैं। अब अगली क्लास में हम इसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो आपको बच्चों तो आप लोग बात कर सकते हो। तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और कोई समस्या हो तो बात कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।